अगर हम आज फिर से बात करते हैं, संपादकीय की बात करते हैं और प्रमुख पेपरों में क्या क्या ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो हमारे मेंस के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं, तो एक ये राजस्थान के पेपर से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा सा संपादकीय है कि महिलाओं की नजर, थोड़ा सा शॉर्ट में है बट ये हमारे जीएस पेपर, भारतीय समाज खंड और निबंध में भी ऐड ऑन हो सकता है, उसमें जोड़ा जा सकता है। अच्छे पॉइंट है। तो महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में बाधाएं क्या क्या है। जो वर्किंग फोर्स हमारे यहाँ वुमेन्स का कम है, उनकी बहुत कम। तो जब इसकी हम बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, वुमेन्स की जो वर्किंग फोर्स में बात कर रहे हैं हम, वो ये है कि जब मौजूदा हम बात करते हैं जो पेरेंटियल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, उसमें महिलाओं के मानदंड को हम उनके वर्क इंसेंटिव को कम आंकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो ऐसी सेवाएं हैं जो बाजार में सेवा लेने में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे अब अगर हम बात करें चाइल्ड केयर है या वर्किंग फोर्स में लचीले मुद्दे हैं, इन सब में शुरुआत में अब एक बात क्या है कि महिलाएं जो भी काम करती हैं घर में, हम देखते हैं चाहे माता के रूप में हो या पत्नी, बहुत से अतिरिक्त काम महिलाएं करती, बट उनका काम हम अवैतनिक मानते हैं, उसका कोई वैल्यू एड ऑन नहीं मानते। अवैतनिक और घरेलू काम के बोझ के रूप में उसको नहीं देखते हम, उसको पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता अब क्या है। उसमें आवश्यकता यह है कि महिलाओं के कुशल लेकिन अवैतनिक कार्यों का एक बड़ा स्पेक्ट्रम अर्थव्यवस्था में सीधे योगदान देता है, बट उसमें हम उसको एड ऑन नहीं मानते। फिर भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं होने के कारण इनका अवमूल्यन महिलाओं की स्थिति को कमजोर करता है, ना इसका प्रतिफल महिलाओं को मिलता है। अब क्या है, सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता सुनिश्चित करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो उस पर सार्वजनिक से, जैसे अब आपका मान लीजिए जॉब में है, आप किसी भी वहाँ पर तो इक्वलिटी है, बट घर में क्या ऐसा है नहीं। अब ये प्रभाव ये हो रहा है कि अब श्रम बाजार में महिलाओं की वंचित स्थिति बहुत स्पष्ट। अब देखिए जो आंकड़े आपके बहुत महत्वपूर्ण, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी केवल 25% है। कितनी है? WPR में, वर्क पॉपुलेशन रेशियो में कितना है? 25% है भारत में महिलाओं की, जबकि वैश्विक औसत 60% है। कितना मतलब पीछे है? भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी मात्र 25% है, जबकि वैश्विक औसत आपका 60% का है। तो ये एक आंकड़ा भी आप लिखेंगे अपने आंसर राइटिंग में और वहां पर भी ऑन ऑन करेंगे। और विश्व शक्ति बनने के लिए हम महिलाओं को सेवा से बाहर होने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर हमें वर्ल्ड पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उसके लिए महिलाओं को बाहर रख करके ये काम नहीं कर सकते। आर्थिक कारकों के साथ साथ गैर आर्थिक, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हैं। जब पारिवारिक आय में अगर वृद्धि होगी तो सांस्कृतिक कारकों में महिलाएं परिवार की देखभाल के लिए काम छोड़ देती हैं। जैसे अगर व्रत होती है तो महिलाओं से कहा था कि जैसे पहले तो जैसे होता है कि नॉर्मल अगर पति कमा रहा है और जैसे आय बढ़ जाती है किसी फैमिली की, तो फिर ये कहा जाता है कि अब महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। तो पितृसत्ता की जो गहरी जड़ें हमारे समाज को जकड़ी हुई है, इससे बाहर निकलने के लिए हमें बाहर आना, इसके लिए हमारे पास कल्चरल, सोसाइटी, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों कारक है, इनको भी देखना पड़ेगा। भारतीय परिवार में शादी के लिए काम छोड़ना एक बहुत आवश्यक, अगर शादी से पूर्व दो पत्नी काम कर रहे हैं तो 90% केसेस में क्या होता है कि पत्नी को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। चाइल्ड केयर की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिलाओं पर आ गई है, जिसका बड़ा कारण क्या है? मातृत्व है। कार्यबल में शामिल होने वाली कई महिलाएं बच्चा होने के बाद फिर से शामिल नहीं हो पाती। प्राइवेट जॉब में तो बहुत देखा गया है कि अगर एक बार कोई महिला माता बन जाती, दोबारा उसको काम पर नहीं रखते। तो ऐसा इसलिए क्योंकि चाइल्ड केयर को मुख्य रूप से महिलाओं की नौकरी के रूप में देखा जाता है। महिलाओं के खिलाफ कार्यस्थल पर पक्षपात आज भी होता है। हालांकि अभी एक जो कानून बनाया है उसमें 26 सप्ताह की सवेतन मातृत्व अवकाश का अधिकार दिया गया है। कितने? 26 वीक्स का। एक बड़ी बात यह है, एक अध्ययन जो किया गया उस अध्ययन के हिसाब से आया है कि कंपनियों के लिए बड़ी भी लागत है जो 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश के वेतन, और ये उन्हें महिलाओं को काम पर रखने से हतोत्साहित भी कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव तो है, बट इससे नेगेटिव ये हो रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां महिलाओं को काम पर कम रखती है, उन्हें मालूम है कि अगर वो नहीं रखेंगी तो उन्हें 26 वीक्स का उन्हें वेज या पेड करना पड़ेगा, विदाउट वर्क पेड करना पड़ेगा। महिलाओं को इसलिए भी तरजीह नहीं दी जाती क्योंकि परिवार के कारण वो कम आधिकारिक जिम्मेदारी उठा पाती है। ये भी एक कारण है। मेट्रोपॉलिटन टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में सुरक्षा प्रमुख मुद्दा है। सिक्योरिटी बहुत नहीं वर्क फोर्स पे। आपके जो कार्यस्थल हैं वहां पर भी कार्यस्थल पर सुरक्षा और उत्पीड़न के बारे में स्पष्ट और नीति दोनों तरह की चिंताएं हैं। महिलाओं में उच्च शिक्षा स्तर पर भी उन्हें अवकाश और अन्य गैर कार्य गतिविधियों करने की अनुमति देते हैं जो सभी महिला श्रम बल की भागीदारी को कम करते हैं। जबकि जब आय बढ़ती है तो पुरुष भारतीय महिलाओं को श्रम बल से हटने की अनुमति दे देते हैं। भारत में ऐसा चल रहा है, जिससे काम करने के कलंक, सांस्कृतिक कारण से बचा जा सकता है। ऐसी नौकरियों की अपर्याप्त उपलब्धता जो महिलाओं
करती हैं वो या करना चाहेंगी, जैसे कि नियमित अंशकालिक नौकरियां स्त्रियां प्रदान करती हैं, महिलाओं को काम के साथ घरेलू कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति देती है। अवैतनिक कार्य, घरेलू कार्य के बारे में सामाजिक मानदंड, महिलाओं के गतिशीलता वैतनिक कार्यों में भागीदारी के खिलाफ है। प्रसव और बुजुर्ग माता पिता एवं ससुराल वालों की देखभाल के बिंदुओं के लिए महिला ही सबसे आगे मानी जाती हैं और इसीलिए महिलाएं रोजगार के पाइपलाइन से बाहर हो जाती हैं। हालांकि उनका घर में किया गया कार्य जीडीपी में काउंट नहीं होता और उनके वैल्यू में भी एड ऑन नहीं होता है। महिलाओं के लिए शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने में बेहतरी मदद करती है। महिला शिक्षा लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। लंबे समय से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, बिल्कुल बात सही। नारी शिक्षा की गद देकर भारत में सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा, उन्हें उस शिक्षा बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी अलग टॉयलेट्स की बात हो रहे हैं, अलग महिला शौचालय, जैसे उचित बुनियादी ढांचा प्रदान करना स्कूल्स में, उन्हें नौकरी से संबंधित कौशल प्रदान करें और नियोक्ता वास्तव में उनका उपयोग करें। उनका व्यवसाय शुरू करने में कानूनों को मजबूत किया जाए और बड़ी भी पुलिसिंग जो है, मॉडल पुलिसिंग इसमें मदद कर सकती है। आंगनवाड़ी बालवाड़ी का सुदृढ़ीकरण किया जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए। साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को डेवलप किया जाए। देश की महिलाओं को सशक्त बनाने महिला मॉडलों या महिला स्वयं समूह की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। लड़कियों और उनके माता पिता की आकांक्षाओं को बढ़ाएं। हमें लड़कियों की इच्छा भी रोल मॉडल देने की जरूरत है ना। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय कानून में बड़ी मात्रा में चेंजेस किए जाए वुमेन्स के लिए और अधिक महिलाओं को श्रम बल में लाने के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, जो सेफ वर्किंग प्लेसेस हैं, उनका निर्माण किया जाए और स्वयं महिलाओं को इस में आगे जागरूक होना चाहिए, क्योंकि सरकार की लगातार योजनाएं चल रही हैं। तो इस तरह करके इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक पहला आर्टिकल हो गया। अगला जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो दैनिक ट्रिब्यून का है। डेटा सुरक्षा कानून की बात कर रहे हैं। आजकल चूंकि डेटा पर ही पूरा विश्व है, तो ये हमारा जीएस पेपर 3 के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इकोनॉमिक सेक्टर के लिए। तो भारत में मजबूत डेटा सुरक्षा कानून की जरूरत है। बात भी करें लगातार हम, हमारे यहाँ मोबाइल्स फोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस, है ना, स्मार्ट इंडिया, स्किल्स इंडिया, डिजिटल इंडिया बढ़ते जा रहा है। तो इस पे एक, और लगातार सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, ओटीटी पर देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ के मुद्दे में हमें, चूंकि हमारे डेटा गोपनीय नहीं रह पा रहे हैं, तो डेटा पायरेसी और डेटा हैकिंग की समस्याएं हो रही, तो इसलिए हमें इस पर एक कानून की क्या जरूरत है, क्या मुद्दे हो सकते हैं, आइए इस पर देखते हैं। डिजिटल के भविष्य पर हाल ही में एक परिचर्चा विचार विमर्श हुआ। इसमें निजी डेटा संरक्षण के लिए कुछ रोचक तथ्य उजागर हुए। सबसे बड़ी बात है कि भारत में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है। आप ये जान के रखिए कि इतना डेटा होने के बावजूद भी, और आज विश्व में सर्वाधिक नंबर 2 पर हम मोबाइल धारक हैं दुनिया में। भारत में लगभग 120 करोड़ से अधिक मोबाइल धारक हम लोग हैं। उसके बावजूद भी भारत में कोई भी निजी डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने 2017 में पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, ये आप याद रखिएगा किसमें, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में एक राय से फैसला दिया था कि व्यक्तिगत डेटा की निजता मौलिक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी वाला जो कानून बनाया था वो इसी में, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में, उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि व्यक्तिगत डेटा की निजता मौलिक अधिकार है। इस क्रम में न्यायालय ने निजी डेटा की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की सिफारिश की थी। लोगों की राय जानने और उचित प्रारूप के लिए सेवानिवृत्त जस्टिस BN श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी बनाई गई थी और श्री कृष्णा कमेटी ने जुलाई 2018 में विधेयक का प्रारूप पेश किया था। इसके बाद सरकार ने कई बार प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप में फेरबदल किया है। हर बार कानून अपने निगरानी व डेटा हासिल करने की शक्तियां देने का प्रस्ताव करता है और इसे व्यापक व अस्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। शक्तियों के कारण आपत्तियों का सामना करना पड़ा है, लिहाजा भारत कानूनी किन परंतु में फंसा हुआ और अभी तक हम एक प्रॉपर कानून नहीं बना पाए। यह भारत के 75 करोड़ स्मार्टफोन उपभोक्ताओं के लिए निश्चित रूप से बड़ी खामी। लगभग 75 करोड़ भारत में एक स्मार्टफोन उपभोक्ता है इस वक्त दुनिया में नंबर 2 पर। दुनिया में भारत में प्रति व्यक्ति डेटा की खपत और कुल मात्रा सबसे अधिक, हम सर्वाधिक डेटा खपत करते हैं और हमारे बहुत सस्ता डेटा मिलता है। इस पर चर्चा में शामिल मेंबर्स ने अधिक उत्साहवर्धक और गंभीर चर्चा की है। पैनल में शामिल मेंबर्स ने कहा कि डेटा की मदद से विकास को गति आ सकती है। बात सही है, डेटा की मदद से सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है, सर्विस भी है। आज डेटा से आप एजुकेशन, सर्विस, सिक्योरिटी, जॉब सब कुछ कर सकते हैं। ये छोटे और मध्यम आकार के कारोबार को भी बढ़ा सकता है, जो स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर है या। लेकिन जब डेटा संरक्षण की बात आई तो पैनल में शामिल एक मेंबर का तर्क था कि निजी डेटा संरक्षण कानून की कोई जरूरत नहीं। ऐसे भी यहाँ पर तर्क दे रहे हैं। प्रमुख परामर्श मुहैया कराने वाली फर्म के सीनियर पार्टनर इस मेंबर ने तर्क दिया कि जिम्मेदारी कंपनियां और संस्थान इन डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा मानते हैं, जबकि डेटा की चोरी भी नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में ये नहीं है। इस दौरान उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि समय से डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि नियामकीय संस्थान जैसे RBI, वित्तीय संस्थान हमेशा समय के आधार डेटा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उन्होंने माना कि कुछ कारोबारियों के डेटा का गलत इस्तेमाल की आशंका है, लेकिन बड़े पैमाने पर डेटा के इस्तेमाल की जिम्मेदारी का उन्होंने नहीं किया।
अब एक और मेंबर कहना है, अफ्रीका में खुदरा कारोबारियों की मदद के लिए शानदार काम किया डेटा ने, मतलब ऐसा बता रहे हैं वो लोग एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि आमतौर पर डिजिटल डोमेन में सीमा पार विनिमय होता है, जैसे ईयू का जनरल डेटा संरक्षण विनिमय या जीडीपीआर कानून वाले सर्विसेज है। यूरोपीय यूनियन में काम करने के इच्छुक बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कारपोरेट को जीडीपीआर का पालन करने के लिए सिस्टम बनाना होता है। इसका परिणाम ये होता है कि यदि भौगोलिक इकाइयों में कम संरक्षण हो तो समुचित सुरक्षा जीडीपीआर स्तरों की होगी। इस पैनल में शामिल तीसरे मेंबर जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा समिति में थे। उन्होंने भी स्वीकार किया कि बीते 5 सालों के दौरान प्रारूप में कई बार बदलाव किए जाने के बावजूद सरकार और कारोबार के व्यक्ति विशेष की जिंदगी में गुपचुप रूप से ताक झांक से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई है। सरकार मालिकाना हक या डेटा की मांग कर रही है। अब सबसे पहले ये तो इनके बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें कि वास्तव में क्या ये है या ये सही नहीं है कि डेटा की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए पहला तर्क था कि जो लोग कह रहे हैं कानून की जरूरत नहीं है, तो इसे खारिज किया जा मतलब ये सही बात नहीं, कानून की आवश्यकता तो है ही, चूंकि पूरे अमेरिका में, यूरोपीय संघ में, जापान, हर जगह कानून है। ये तर्क वैसे ही जैसे कि जिम्मेदार नागरिक हत्या नहीं कर सकते और ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। बड़े व्यवसायों और सरकार के साथ काम करने वाला एक सलाहकार तर्क दे सकता है, लेकिन भारत में बड़े पैमाने पर डेटा का दुरुपयोग हो रहा है, बेहद खराब स्तर पर हो रहा है। तो ये संभव है कि कानून तो बनना ही चाहिए। ये तर्क उनका गलत है कि कानून नहीं बनना चाहिए, कानून जरूरी है, क्योंकि कानून अंततः डेटा का दुरुपयोग रोकता है और रोकेगा। दूसरा जो तर्क इन्होंने दिया कि सीमा पार कानूनी प्रणाली के बारे में कुछ अलग है, तो इसका अपना फायदा भी और नुकसान भी है। कोई भी अत्यधिक वॉल्यूम और उच्च वृद्धि का मार्केट वाला कारोबार भारत में केंद्रित हो तो ईयू के लागू तरीकों उसका ढंग विकसित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईयू और भारत की मार्केट और भारत के सिस्टम में अंतर है। लिहाजा कारोबार सेम स्थिति पर हो ऐसी प्रक्रिया हम नहीं कर सकते। इसी क्रम में देखें तो वैश्विक क्लाउड प्रोवाइडर और डेटा सेंटर बिजनेस भारत में कारोबार स्थानांतरित करने को लेकर बेहद चौकस होंगे। इसका कारण है कि क्षेत्र उनके बेहतर सुरक्षा ग्राहकों को मिलेगी। भारत में कई कारोबार कानून से बेखौफ होकर अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में देश में बेलगाम डिजिटल के क्षेत्र में कितना विकास हो सकता है, ये जरूर है। तो ऐसे में खराब कानून विकास को अवरुद्ध कर देगा और हमें एक अच्छा कानून जल्द बनाना चाहिए, क्योंकि निस्ता का अच्छा कानून बने, वो निस्ता का उल्लंघन भी नहीं करे और निस्ता का बिना उल्लंघन किए हुए विकास कार्यों को आगे कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता जिसमें कोई कमी ना हो, पूरी तरह वो सही कानून हो। तो इसलिए सरकार को और सोसाइटीज़ को चाहिए कि भारत में जल्द से जल्द एक मजबूत डेटा सुरक्षा कानून लाया जाए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले दिन। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।